हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस अकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में लिंगराज मंदिर विवाद पर चर्चा करने वाले हैं और ये जो सेक्शन है आज का इस वीडियो का इस टॉपिक का, तो ये करंट से भी रिलेटेड है और जो भी अभी करंट का रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो फैक्ट दिया जाएगा ये सब जो है हिस्टोरिकल प्लेस से ये आधारित है जिस पर हम लोग इसका चर्चा करने वाले हैं। तो लिंगराज मंदिर जो है विवाद, यह उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर से रिलेटेड है और यह कैसे विवाद हुआ, क्या इस विवाद का मैटर है, केंद्र सरकार क्या कहती है इसके बारे में, राज्य सरकार क्या करती है, विवाद का कारण ये क्यों होता है, इस सारा चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीलिम्स का यूपीएससी प्रीलिम्स या स्टेट पीसीएस का एक बहुत बड़ा एक जीएस का पार्ट बन सकता है। तो आप वहाँ से इस जीएस के लिए इसको आप ध्यान में रख सकते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का होता है तो वहाँ पर भी। तो जैसे इसमें चर्चा का विषय क्या क्या होगा इसके बारे में, जैसे कला एवं संस्कृति, ये जितना भी टॉपिक बताया जाएगा ये सब कला एंड संस्कृति से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, जिसमें हाल ही फिलहाल जो इससे रिलेटेड जो है 6 टॉपिक है, जिसमें पहला है मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला, दूसरा है कि चित्रकला एवं अन्य कला, तीसरा है सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल, और चौथा है प्रमुख व्यक्तित्व, और पांचवा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, और छठा है विविध। यानी कि इन पांचों से अलग जो हटकर होगा वो आपके विविध में होगा। मतलब है कि कला एवं संस्कृति से रिलेटेड ये 6 टॉपिक दिया गया है और 6 टॉपिक जो है इसके भी कई यहाँ पार्ट बनते हैं। जैसे मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला है तो मूर्ति कला स्थापत्य कला अलग अलग जगहों पर इस चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो चर्चा का विषय जो बना हुआ है जैसे उड़ीसा स्थापत्य कला हो जाएगा, होयसल कला आ जाएगा, फिर से चोलकालीन स्थापत्य कला आ जाएगा। तो इन सारे चीज़ों से मतलब कि आज का ये करंट एक मुद्दा बना हुआ है, विवाद का कारण बना हुआ है, चर्चा क्यों आया हुआ है, तो इस सारी चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें यानी कि 1 से लेकर 6 तक ये जो मेन टॉपिक है इसमें से लगभग आपके पास 40 से 45 विषयों पर चर्चा करना है। यानी कि 6 पार्ट में हम लोग का जो मुद्दा आएगा वह 40 से 45 सब्जेक्ट इसमें आएंगे जो चर्चा के विषय बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं यूपीएससी में। तो क्या करता है, या तो डायरेक्ट जो हाल फिलहाल चर्चा का विषय होता है, जिस भी मतलब कि आर्ट एंड कल्चर में चर्चा का जो विषय होता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता है, जो चर्चा का भी फिलहाल जो चर्चा में बना हुआ है उससे कर देता है, या जो चर्चा का विषय है तो वो चर्चा के विषय से क्वेश्चन ना करके उसके बैकग्राउंड पर जाता है। यानी कि स्थापत्य कला से रिलेटेड जो भी होता है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो इसका मतलब कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वहाँ से क्या करता है, वहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो इसका 2 टेक्निक यहाँ पर होता है, या तो फिलहाल चर्चा से या उसके बैकग्राउंड यानी कि पिछले ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि होता है वहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन पर जो आपका इसको सही करना है। तो पहला हो गया कि मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला, और हमने अभी बताया कि 1 से लेकर 6 तक टोटल जो हम लोग का टॉपिक होगा 1 से लेकर 6 तक, जिसमें लगभग 40 से 45 चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब इतने सब्जेक्ट इसमें आएंगे, मैटर आएंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हो जाएगा, पहला में मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला। अब इसमें भी कई यहाँ पर टॉपिक आएंगे पहला में, जैसे मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला, तो इसमें आपकी ये सारी चर्चा आएंगे, जैसे ओडिशा मंदिर स्थापत्य कला। फिर दूसरा हो जाएगा होयसल मंदिर कला हो जाएगा, फिर चोलकालीन मूर्तियां हो जाएगी। तो ये सब भी क्या, सब ये चर्चा के विषय बने हुए हैं। सुर्खियों में भी हाल फिलहाल ये चर्चा के विषय बना हुआ है। और उसके बाद है कि कुतुबशाही स्थापत्य कला, और उसके बाद है महापाषाण स्थल और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। इन सबसे अलावा जो होगा वो हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा। तो इसमें हम लोग को ये पढ़ना है। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक होगा मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला का, जो इसमें लगभग 6 टॉपिक दिया गया है। तो इस 6 टॉपिक में पहला होगा हम लोग का उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला। उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो ये उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला का जो अभी करंट में जो मुद्दा बना हुआ है कि विवाद का क्या कारण है, ठीक है, तो विवाद के कारण से रिलेटेड हम लोग जो भी यहाँ पर फैक्ट बनता है उसकी चर्चा करेंगे। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उड़ीसा राज्य सरकार में क्या विवाद का मैटर है, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद उड़ीसा में 3 मंदिर काफ़ी मशहूर हैं जो लिंगराज मंदिर भी कह सकते हैं, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, और पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। तो इन सारे विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि हाल फिलहाल जो चर्चा है उसके बारे में, उसके बाद फिर उसके बैकग्राउंड में। तो पहला है उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला, जैसे उड़ीसा टेम्पल।
तो चर्चा में क्यों, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, चर्चा में क्यों, यह हाल ही फिलहाल चर्चा में क्यों है, इसका क्या मैटर है। फिर दूसरा है कि उड़ीसा सरकार का कानून क्या है, यानी कि उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला जो है इसमें उड़ीसा सरकार का कानून क्या है और वह उस कानून के तहत क्या करना चाहता है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने आपत्ति दर्ज किया है कि उड़ीसा सरकार किसी भी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये काम नहीं कर सकता, उसकी क्या आपत्ति है, उसकी क्या राइट बनता है, ये सब चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार का विरोध क्यों, यानी कि उड़ीसा सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है स्थापत्य उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला के लिए, तो वह केंद्र सरकार विरोध क्यों कर रही है, कौन सा एक्ट है जिस एक्ट के तहत वह केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि उड़ीसा स्थापत्य कला का इतिहास, तो उड़ीसा स्थापत्य कला का इतिहास में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पूरा इसका बैकग्राउंड हम लोग पढ़ेंगे। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हो गया, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। मतलब हो गया कि ऐसे जी अगर ऊपर का ये तीन देखा जाए, चर्चा में क्यों, उड़ीसा सरकार का कानून क्या है और केंद्र सरकार का विरोध क्यों, तो ये तीनों पार्ट जो हो जाता है यह आपके करंट से रिलेटेड हो जाते हैं। उड़ीसा स्थापत्य कला में ये तीनों पार्ट जो हो जाता है यह करंट से रिलेटेड हो जाते हैं, तो करंट से रिलेटेड हम लोग मैटर तो करेंगे ही। और नीचे जो है उड़ीसा स्थापत्य कला का इतिहास जो है जिसमें पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये जो तीनों आ जाएगा यह इस स्थापत्य कला का पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। ये जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर कब बना, किसने बनाया, इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है, ठीक है, इसका प्लेस कहाँ है, किसने बनाया, इसकी क्या विशेषता है। फिर तीसरा जो हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका भी सारे जितने भी बैकग्राउंड है सब हम लोग जानेंगे। तो शुरू का तीन जो पार्ट हो गया ये तो करंट से रिलेटेड हो गया, जो करंट का मुद्दा बनता है, ठीक है, या तो क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा है, या ये क्या करेगा कि इस मतलब कि चर्चा का जो विषय बना है तो इसमें से ये तीनों जो चीज़ क्या है ये आपका चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये इसका बैकग्राउंड है, यानी कि ऐतिहासिक एक तथ्य होगा। तो ऐतिहासिक तथ्य के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बना सकता है, तो फिर इसकी भी बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब है कि ये चर्चा में क्यों है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, एवं इससे संबंधित 8 मंदिरों पर एक विशेष कानून बनाया है। मतलब कि उड़ीसा सरकार जो है वह एक कानून बनाया है, किसके लिए कानून बनाया है, लिंगराज मंदिर एवं इससे संबंधित 8 मंदिरों पर एक विशेष कानून बनाया है। यानी कि लिंगराज मंदिर के निकटवर्ती जो 8 मंदिर हैं उन पर भी और लिंगराज मंदिर दोनों पर कानून बनाया है। और उस कानून में जैसे उस कानून का नाम क्या है, तो इस कानून का नाम है लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020। उड़ीसा सरकार ने 2020 में एक कानून बनाया जिसका नाम है लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020। इस कानून के तहत अब क्या करता है ये जो राज्य सरकार बनाया, उड़ीसा राज्य सरकार, तो इसमें कहा गया है कि इस कानून के तहत कि इस मंदिर को 350 साल, कितना 350 साल पुराने संरचना के जैसे पुनः सजाने की बात की गई है। कि ये जो मंदिर है, कौन सा मंदिर, लिंगराज मंदिर, और इससे संबंधित 8 मंदिर जो हैं इसके आसपास, उनको क्या करना है, उड़ीसा सरकार कहती है इस एक्ट के द्वारा, यानी कि इस अध्यादेश के द्वारा, कि इस मंदिर को 350 साल पुराने संरचना के जैसे पुनः सजाने की बात की गई थी। ठीक है, यानी कि इसको पुनः इसको सजाने का, डेकोरेट करने का, इसको नया मॉडिफाई करने का यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि उड़ीसा सरकार चाहता है कि इस मंदिर को फिर से हम लोग पुराने संरचना के अनुसार इसको पुनः हम लोग सजाएं। ठीक, एक बात ये हो गया इस एक्ट के तहत, यानी कि लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020 के तहत जो उड़ीसा सरकार का ही एक्ट बना हुआ है 2020 में। और दूसरा बात है कि मंदिर के परिधीय क्षेत्र हेतु लंबी चौड़ी विकास योजना बनाना तय था। यानी कि इस एक्ट के द्वारा पहला था कि 300 साल पुराने संरचना के अनुसार इसको पुनः सजाने की बात, और दूसरा कह रहा है कि इस मंदिर के परिधीय क्षेत्र, जो भी परिधि क्षेत्र है, क्षेत्र लंबी चौड़ी विकास योजना बनाना तय था। एक बहुत लंबी चौड़ी विकास योजना बनाया गया था, तो जिसमें क्या कहा गया है कि 700 करोड़ रुपए की लागत से, कितने, 700 करोड़ रुपए की लागत से
जैसे यहाँ पर, और उसके बाद लगभग 66 एकड़ फैले एकमारा क्षेत्र विकास योजना। यहाँ पर एक विकास योजना का नाम आ रहा है कि एकमारा क्षेत्र विकास योजना शुरू की, ठीक है, यानी कि 700 करोड़ रुपये की लागत से 66 एकड़ में इन्होंने एकमारा क्षेत्र विकास योजना शुरू की थी, जो उस मंदिर को मॉडिफाई करने के लिए, नई संरचना में उसको ढालने के लिए। उस विकास योजना का नाम है एकमारा क्षेत्र विकास योजना। इसको ध्यान देंगे, किस विकास योजना के तहत उस मंदिर को मॉडिफाई किया जा रहा था, यानी कि एकमारा क्षेत्र विकास योजना। अगर क्वेश्चन आता है कि एकमारा क्षेत्र विकास योजना किसका है, किसने बनाया था, तो यह हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने बनाया था। कब बनाया था, तो यह 2020 में बनाया था, एक अध्यादेश जो कानून वहां पर पारित करवाया था। उसके बाद कह रहा है कि मंदिरों के अंदर एवं बाहर, कहाँ, मंदिरों के अंदर एवं बाहर वस्तुओं की बिक्री हेतु खुदरा दुकानों की अनुमति दी जाएगी। खुदरा दुकानों की यहाँ पर अनुमति देने की बात कर रही है, यानी कि नए संरचना में ढालने के बाद उस मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी खुदरा दुकानों की अनुमति दी जाएगी वस्तुओं के बिक्री के लिए। ये किसने कहा, राज्य सरकार, उड़ीसा सरकार ने इसको अनुमति देने की बात कही। और पांचवा है कि इस अध्यादेश में 3 जलाशयों, यानी कि जो भी ये अध्यादेश बना यानी कि 2020 में उड़ीसा सरकार के द्वारा, तो उसमें 3 जलाशयों, बड़े बड़े 3 जलाशयों, मंदिर के आसपास में 3 जलाशय हैं, एवं एवं 12 केंद्रीय स्मारकों, कितना, 12 केंद्रीय स्मारकों और कितना जलाशय, 3 जलाशयों को शामिल किया गया है। ठीक, अब 3 जलाशय और 12 केंद्रीय स्मारकों को इसमें शामिल किया गया है इस अध्यादेश में, जो 2020 में उड़ीसा सरकार का बना हुआ है अध्यादेश। उस कानून के तहत 3 जलाशय और 12 केंद्रीय स्मारकों को शामिल कराया गया है। अब ये तो हुआ उड़ीसा सरकार का अपना, मतलब कि एक योजना हुआ, ठीक है, इस कानून के तहत ये सब बनाया। तो अब इसमें क्या है, आपत्ति क्या हो रहा है केंद्र सरकार का, तो जैसे केंद्र सरकार की आपत्ति इसमें क्या हो रही है, केंद्र सरकार कहता है कि लिंगराज मंदिर एवं उसके आसपास के निकटवर्ती मंदिरों के संबंध में, ठीक है, ये मतलब कि उड़ीसा सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती है, अब उसके पास क्या ऐसा आधार है, क्या कौन सी ऐसी राइट है जो कहता है कि लिंगराज मंदिर एवं उसके आसपास के निकटवर्ती जो 8 मंदिरों पर जो कानून बनाया है उसके नए संरचना में ढालने का, तो केंद्र सरकार कहता है कि उड़ीसा सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। तो वो किसका राइट ये बनता है, केंद्र सरकार अपना राइट यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका राइट क्या है, कहता है केंद्र सरकार कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958, केंद्र सरकार का एक एक्ट है, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958, यानी कि EMASR एक्ट 1958। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं EMASR का मतलब यानी कि एंशिएंट मोनूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958। तो ये आपका फुल फॉर्म इसका हो जाएगा EMASR एक्ट का ये फुल फॉर्म हो गया। तो इस फुल फॉर्म का हिंदी यहाँ पर हो जाता है कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत कहता है केंद्र सरकार कि यह उड़ीसा सरकार ऐसी एक्टिविटी यानी कि नई संरचना में मंदिरों को जो ढालने की बात हो रही है उसको ये नहीं ला सकता। यह केंद्र सरकार का ही अपना एक्ट है, अधिकार है। और इसके तहत क्या है कि EMASR एक्ट के तहत इन 12 संरक्षित स्मारकों के संरक्षण का अधिकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को है। यानी कि केंद्र सरकार कहता है कि EMASR एक्ट के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है,
जो काम करती है उसके अधिकार क्षेत्र में ये जो 12 मंदिर हैं और 3 जो जलाशय हैं, या जिस तरह के कानून जो बनाया जा रहा है लिंगराज मंदिर पर, तो यह भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग को सौंपा गया है। तब केंद्र सरकार इस पर आपत्ति यही दर्ज करता है, यही इसके पास राइट होता है। तब फिर ये राज्य सरकार जो है, उड़ीसा राज्य सरकार इस पर कानून कैसे बना सकती है, तो यही इसका आपत्ति है। अगला कहता है कि किसी स्मारक का उपयोग, केंद्र सरकार का कथन है कि किसी स्मारक का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार का यह आपत्ति है कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी स्मारक का जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं उसको उस उद्देश्य के लिए दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर उड़ीसा राज्य सरकार क्या कहना चाह रही थी कि वहाँ पर उस मंदिर के अंदर और बाहर भी क्या करना है, यानी कि खुदरा दुकानों को अनुमति दी जा रही है वस्तुओं को बेचने के लिए। यानी कि दूसरा एक यहाँ पर उद्देश्य हो रहा है, तो फिर यहाँ पर इस उद्देश्य की पूर्ति उसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार की यहाँ पर आपत्ति है। ये अपने एक्ट के तहत यहाँ पर आपत्ति दर्ज करता है। ठीक, अगला है कि यहाँ पर ए नहीं होगा, AMASR एक्ट 1958 के तहत संरक्षित स्मारक 100 मीटर के भीतर नए निर्माण की अनुमति नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है केंद्र सरकार का जो यह एक्ट है 1958 का, तो कहता है कि इस एक्ट के तहत किसी भी ऐसे मतलब कि स्मारक जो है, प्राचीन स्मारक जो हैं, ठीक है, केंद्र सरकार की, तो वो क्या होगा कि उसके लगभग 100 मीटर के भीतर, उस स्मारक के 100 मीटर के भीतर नए निर्माण की अनुमति नहीं है। किसी भी तरह का नया निर्माण की एक्टिविटी कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकता है, यह इसके बारे में ये कहा गया। फिर कह रहा है कि 200 मीटर के भीतर काम करने हेतु, यानी कि कोई भी एक स्मारक है और वह भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अंतर्गत है, तो उस स्मारक के भीतर यानी कि 200 मीटर के भीतर काम करने के लिए पुरातत्वविदों से अनुमति लेना पड़ता है। पुरातत्वविद जो है वो अनुमति देंगे तभी उसके भीतर किसी तरह का एक्टिविटी हो सकता है या काम किया जा सकता है, पहले अनुमति लेना पड़ेगा। और अगला कहता है कि एक अन्य घटना में उड़ीसा सरकार ने, एक अन्य घटना में, ये तो हो गया एक लिंगराज मंदिर के लिए और जो भी यहाँ पर हम लोग फैक्ट पढ़े, और दूसरी एक और घटना है जो आपत्ति दर्ज किया है केंद्र सरकार ने, यानी कि एक अन्य घटना में उड़ीसा सरकार ने जगन्नाथ मंदिर का चारों ओर सौंदर्यीकरण परियोजना के निष्पादन में कुप्रबंधन पाए जाने पर आपत्ति दर्ज किया है। यानी कि जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ जिस तरह का सौंदर्यीकरण हेतु जो प्रबंधन व्यापक रूप से प्रबंधन किया गया है, तो उस प्रबंध में देखा जाता है कि काफ़ी मतलब कि यहाँ पर कुप्रबंधन है, यानी कि बहुत अच्छा तरह से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, जहाँ की मतलब कि वातावरण जो है प्रदूषित हो रही है। तो इस पर भी क्या है, केंद्र सरकार का यहाँ पर वो अपना विरोध जताता है, आपत्ति दर्ज करता है। तो इस तरह से ये जो हो गया टॉपिक आज का, यह सिर्फ करंट से रिलेटेड हो गया। जो भी हमारा उड़ीसा स्थापत्य कला और संस्कृति है, तो उससे रिलेटेड आज का ये टॉपिक जो हुआ सिर्फ करंट से रिलेटेड हुआ। अब रह गया सवाल कि क्या क्या कानून कैसे हुआ, तो ये तो सारा हुआ है, लेकिन अब जो उड़ीसा स्थापत्य कला में जो 3 मंदिर आता है, लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये तीनों के बारे में यहाँ पर चर्चा हम लोगों ने किया। लेकिन ये स्थापत्य कला में देखा जाए तो तीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि उड़ीसा स्थापत्य कला में। तो तीनों का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि हर जो मंदिर है यहाँ पर, लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, इसको किसने बनवाया, कब बनवाया, इस बनाने का उद्देश्य क्या था वहाँ पर, और यह इसकी विशेषताएं क्या हैं, जो आपका मतलब कि ऐतिहासिक एक तथ्य होता है, जो इसके मतलब कि पृष्ठभूमि जो तैयार होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो करंट का आप आज हुआ, लेकिन इसके रिलेटेड जो इसका मतलब कि डीपली अध्ययन करेंगे इस मंदिर के बारे में, तो वो हम लोग का अगले वीडियो में होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। ओके, थैंक यू। और हमारे चैनल को आप जितना हो सके उतना आप इसको सब्सक्राइब करिए, और यहाँ मतलब कि जितना हो सके इसको आप शेयर भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं। ओके, थैंक यू।